वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2024 पेश किया। बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। बता दें कि चुनावी साल होने के चलते ये पूर्ण बजट की जगह अंतरिम बजट है। वित्त मंत्री सीतारमण का ये पहला अंतरिम बजट भी है। इस बजट में क्या कुछ खास है, चलिए एक नजर डालते हैं। मोदी सरकार 2.0 का आखिरी बजट ये पेश हुआ है। निर्मला सीतारमण के कार्यकाल का ये 6वां बजट है। गरीब महिला, युवा, किसान के लिए काम करेंगे, ये कहना है निर्मला सीतारमण का। सभी को सरकार मदद कर रही है और सभी को मदद की दरकार भी है। गरीब कल्याण, देश का कल्याण। गरीब सशक्त बनेगा तो देश आगे बढ़ेगा। ये प्रमुख बातें हम आपको बता रहे हैं जो निर्मला सीतारमण ने कही। 25 करोड़ लोगों को प्रत्यक्ष लाभ पहुंचाया गया है। प्रधानमंत्री स्वनिधि से 78 लाख लोगों को मदद मिली है। पीएम किसान सम्मान में 11 करोड़ 80 लाख किसानों को मदद दी गई है। तो 3 लाख करोड़ से ज्यादा का व्यापार हुआ है। उच्च शिक्षा में महिलाओं के दाखिले बढ़े हैं। 2047 तक भारत को विकसित बनाएंगे। फसल बीमा के परिणाम सकारात्मक रहे हैं। 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दिया जा रहा है। तो ये प्रमुख बातें जो निर्मला सीतारमण ने बजट के समय कही। महिलाओं की उच्च शिक्षा में 44% की वृद्धि हुई है। 70% से ज्यादा पीएम आवास महिलाओं को दिए गए हैं। जीएसटी से एक राष्ट्र एक बाजार बना। 10 वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था में अभूतपूर्व बदलाव देखने को मिला। देश में 15 नए एम्स का निर्माण किया गया। देश में 3000 नए आईआईटी बनाएंगे। देश में अवसरों की कमी नहीं है, तो यह कहना है निर्मला सीतारमण का। अमृतकाल में समावेशी विकास करेंगे। तो प्रमुख बातें निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश करते समय कही। लघु सीमांत उद्योगों को बढ़ावा देंगे। अगले 5 साल जबरदस्त विकास वाले होंगे। तो अपनी उपलब्धियां भी एक तरफ गिनाई जा रही है और भविष्य में क्या कुछ सरकार करेगी, इसको लेकर भी यहां पर निर्मला सीतारमण की तरफ से बताया गया है। तो हेल्थ को लेकर भी यहां पर बताया गया है। तो वही आंगनबाड़ी केंद्रों का उन्नयन किया जाएगा। आयुष्मान भारत का लाभ सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में पहुंचाया जाएगा। आशा कार्यकर्ताओं को दिया जाएगा लाभ इसका। नए मेडिकल कॉलेज के लिए समिति का गठन किया गया है। 1 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बन गई हैं। तो अपनी उपलब्धता भी यहां पर निर्मला सीतारमण की तरफ से बताया गया। तो 1 करोड़ घरों पर सोलर पैनल की बात कही गई। 40,000 रेल कोच को वंदे भारत के मानकों जैसा बनाने की बात की गई। देश की विमानन कंपनी 1000 नए विमान का ऑर्डर दे रही है। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। तो एक नया नारा दिया गया यहां पर सरकार की तरफ से। ई बस निर्माण को बढ़ावा देंगे। पीएम मत्स्य योजना से 55 लाख नए रोजगार। पीएम संपदा योजना से 38 लाख किसानों को लाभ। रोजगार के 55 लाख नए अवसर सृजित हुए। मेट्रो और नमो भारत का विस्तार किया जाएगा। देश में एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी होकर 149 हो गई है। 517 नए रूट्स के जरिए 1 करोड़ 30 लाख यात्री। जुलाई के पूर्ण बजट में विकसित भारत का पूरा विजन। चलिए, तो जिस तरह से आज सीतारमण ने अपना बजट पेश किया, अंतरिम बजट, इसको लेकर हमारे साथ फाइनेंस एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, सुमित पलता जी। सुमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास चर्चा में। सुमित जी, आप इस बजट को किस तरह से देखते हैं? अंतरिम बजट है, हालांकि जब लोकसभा चुनाव होंगे उसके बाद पूर्ण बजट सामने आएगा, लेकिन इस बजट को आप किस तरह से देखते हैं? जो उम्मीदें थी, क्या उसी उम्मीद के हिसाब से ये बजट है? जी, उम्मीदों से तो खरा उतरा है और बाकी ये है कि हमारी जो अभी आशाएं हैं वो इससे बरकरार हैं। बाकी जो रिलीफ अपने को टैक्स रिलीफ मिला है और किसानों के लिए जो प्रोत्साहन है वो काफी अच्छा है। इसके अलावा जो अपना एक्सपोर्ट में भी जो प्रोत्साहन मिला है वो भी, इससे भी काफी फायदा मिलेगा। हमारे हिसाब से ओवरऑल देखा जाए तो अच्छा है, प्रोत्साहित करने वाला बजट है।
और हमें लगता है कि इससे कृषि क्षेत्र में और एक्सपोर्ट्स में और जो अपना मध्य वर्ग है उसको काफी फायदा मिलेगा। जिस तरह से यहाँ पर Overall- निर्मला सीतारमण की तरफ से अपनी उपलब्धियां भी गिनाई गई हैं अपनी सरकार की, यहाँ पर कहा गया कि 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्योंकि अक्सर विपक्षी पार्टी आरोप लगाती रहती हैं कि बीजेपी सरकार में ये देश और कमजोर हुआ है, गरीबी और बढ़ी है। जी, देखा जाए तो जो अपने पास अवसर बढ़े हैं स्वरोजगार के और जितने भी अभी रोजगार बढ़ाने के अवसर दिए जा रहे हैं उसके हिसाब से देखा जाए तो जो प्रोत्साहन मिला है वो तो काफी अच्छा है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि सरकार ने इस दिशा में काम नहीं किया है, इसमें काफी सुधार हुआ है। बाकी ये है कि इसमें अभी जो जिस दिशा में काम चल रहा है इससे आगे भी आशा है कि इसमें और भी बेहतरी होगी। यहाँ पर एक और खास उपलब्धि गिनाई गई है कि रिटर्न जो फाइल करने वाले हैं 2.4 गुना बढ़े हैं ये। आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्योंकि लगातार हमने देखा है यहाँ पर ये कोशिश की जाती रही है कि लोग स्वेच्छा से अपने रिटर्न फाइल करें, क्योंकि पहले इस सरकार का अक्सर कहना था कि पहले वो सुविधाएं नहीं थी तो लोग जो इनकम टैक्स रिटर्न प्रॉपर नहीं जमा करते थे, अगर इनकम टैक्स रिटर्न प्रॉपर जमा करेंगे तो सरकार के पास पैसे आते हैं और उसका विकास में इस्तेमाल होता है। तो 2.4 गुना यहां पर बढ़े हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वाले। आप इसको किस तरह से देखते हैं? तो देखिए ये अपन अगर ओवरऑल हम देखें तो इससे अपना विकास में जो प्रोत्साहन मिलेगा, क्योंकि जितनी राशि अपने को जिससे अपने टैक्स पेयर बढ़ेंगे उससे अपने को जो अपना राशि है वो बढ़ेगी, तो उससे ये होगा कि अपने विकास के कार्यों में अपने को जो पैसा है वो अपने को ज्यादा उपलब्ध होएगा। इसके लिए अपने लिए काफी अच्छा है जी। इससे लोग ज्यादा अपने रिटर्न फाइल करते हैं, इससे काफी ज्यादा ओवरऑल ग्रोथ है उसमें काफी फायदा मिलेगा और देश की तरक्की करेगा। ऐसी कौन सी फील्ड थी जहां पर उम्मीद की जा रही थी वहां पर भी कुछ राहत मिलेगी, लेकिन इस बजट में वो राहत देखने को नहीं मिली? कुछ सेक्टर्स में अभी जैसे हम लोगों को लग रहा था जैसे कि स्पेशली अपना जैसे आईटी सेक्टर है उसमें थोड़ा सा अपने को लग रहा था, बाकी थोड़ा फार्मा सेक्टर में इस साइड में थोड़ा सा अगर और ध्यान दिया जाता तो और अच्छा रहता थोड़ा सा, क्योंकि ये ऐसे सेक्टर हैं कि जो देश के विकास में काफी महत्व रखते हैं। थोड़ा और इसके ऊपर हो जाता तो काफी अच्छा रहता। बाकी रेल विकास भी हो रहा है अभी, जैसे नई योजनाएं हैं काफी सारी, इसके लिए भी काफी कुछ प्रस्तावित है, तो वो तो काफी अच्छा है। बाकी थोड़ा बहुत ये जो अपना मेडिकल है, फार्मास्यूटिकल लाइन और थोड़ा आईटी, इस पे अगर और काम हो जाता तो और अच्छा लगता थोड़ा सा। बीजेपी सरकार की तरफ से 2047 तक विकसित भारत की एक परिकल्पना यहाँ पर की जा रही है, उसके लिए कोशिश की जा रही है। आपको लगता है ये बजट उस और अग्रसर है? जी, काफी हद तक ये अग्रसर है और बाकी इससे ये है कि देश वैसे ही अपना काफी अच्छा नाम हासिल कर चुका है और मोदी जी की पहल पे और अपने जो विश्व स्तर पे जो हमारे संबंध हैं वो भी काफी अच्छे हुए हैं। तो कूटनीतिक क्षेत्र में भी काफी अच्छा रहेगा और इससे और विकास को राह मिलेगी। और जिस तरह से 7 लाख तक की आमदनी टैक्स फ्री है, इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं, इसको किस तरह से आप देखते हैं? जी, इससे ये है कि अभी फिलहाल तो अपने पास जो आयकर दाता हैं वो अपने पास हैं, तो इससे ये होगा कि आयकर दाता कम से कम जो छूट है उसके अंदर जो आते हैं उनको तो अभी लाभ मिलेगा ही। बाकी ये है कि जैसे आमदनी बढ़ती है देश में लोगों की, तो उसके हिसाब से अगर और लोग ज्यादा दायरे में आते तो और अच्छा रहता। अगर अपनी पर कैपिटा इनकम के हिसाब से देखें या फिर हम विकास के हिसाब से देखें तो जिससे ज्यादा लोगों का रहता तो अपने को और लाभ मिलता, उससे और अच्छा रहता। इनकम टैक्स स्लैब में किस तरह का बदलाव होना चाहिए था? यहाँ पर इनकम टैक्स स्लैब में बेसिकली इसमें आप देखें तो थोड़ा सा जैसे आप लिमिट बढ़ाई जाती तो उसमें और लोग किसके दायरे में आते हैं। जैसे 7 है तो उसकी जगह आप उसको जैसे 8 तक कर देते तो उससे थोड़ा सा होता कि थोड़ा सा और लोग इसके दायरे में आ जाते तो उसमें और रिलीफ मिल जाता लोगों को। यहाँ पर हम देख रहे हैं जिस तरह से सोलर एनर्जी और इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर, इलेक्ट्रिक एनर्जी को लेकर यहाँ पर इस बजट में खास फोकस दिखाई दे रहा है। तो क्या आने वाले सालों के बाद यहाँ पर सरकार का पूरा फोकस है, क्योंकि सरकार ये कोशिश कर रही है कि जो एनर्जी है हम पेट्रोल डीजल से हम लोग हटकर यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक और सोलर पे आ जाए, क्योंकि यहाँ पर 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात की जा रही है, लेकिन सिर्फ उन्हीं को जिनके घर में सोलर पैनल होगा। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? इससे सोलर एनर्जी को भी प्रोत्साहन मिलेगा और साथ में ये होगा कि हमारी जो बिजली की खपत है वो भी वहां से पूरी हो जाएगी। तो इससे ओवरऑल ये है कि हमारे जो प्रदूषण है का स्तर है वो भी कम होगा।
क्योंकि आप देखते हैं कि जिस तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल आएंगी या फिर जिस तरीके से सोलर एनर्जी रहेगी, तो इससे एक तो एक ऑल्टरनेट एनर्जी सोर्स का ऑप्शन है। उसके अलावा अपने को बिजली भी सस्ती उपलब्ध हो जाएगी, तो इससे दोनों तरह से भी फायदा होगा जी। और जिस तरह से एक उम्मीद की जा रही है कि 30 लाख, तकरीबन 30 लाख 30.03 लाख करोड़ की राजस्व प्राप्ति की एक उम्मीद की जा रही है 2023-24 में, आपको लगता है ये जो उम्मीद की जा रही है, जो टारगेट सेट किया है, इसको पूरा कर लेगी सरकार? पूरा करने की पूरी अपेक्षा है। बाकी ये है कि इसमें अगर कुछ थोड़ा बहुत है, जैसे सब लोगों का सहयोग मिला, जितने भी हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और बाकी जो करदाता हैं, और ओवरऑल जितनी भी अपने राजस्व आता है, तो अगर आप देखेंगे तो कुल मिला के काफी हद तक हो जाएगा। उम्मीद है इसमें कि उम्मीद तो बरकरार है कि हो जाएगा। इसके लिए सरकार को किस और ध्यान देना पड़ेगा, किन सेक्टरों में ध्यान देना पड़ेगा, या फिर अपनी पॉलिसी में किस तरह का बदलाव करना पड़ेगा? हालांकि हम देख रहे हैं जब से जीएसटी लागू हुआ है, बहुत हद तक जो टैक्स कलेक्शन में है वो बहुत बेहतर हुआ है, लेकिन अभी भी सरकार को अपनी पॉलिसी में किस तरह के सुधार करने की आवश्यकता है, क्योंकि जो टारगेट लेके चल रही सरकार 2047 तक विकसित भारत, और जो भी टारगेट है 30.03 लाख करोड़ का, इसको लेकर सरकार को अपनी पॉलिसी में किस तरह के बदलाव की आवश्यकता है, या फिर जो पॉलिसी अभी वर्तमान में है वो बेहतर है और हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं इसी पॉलिसी के तहत? पॉलिसी बेहतर है, लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। बाकी ये है कि अगर आप देखें, जैसे कि हमारे जो अपनी ब्याज दरें हैं और बाकी चीजें हैं, इसमें अगर कुछ कटौती हो और लोगों को प्रोत्साहन मिले, और जिससे कि थोड़ी अपनी जो सेविंग होती है उसको भी प्रोत्साहन मिलेगा, बाकी इस तरह के निवेश में भी अगर अपने को सहायता मिलेगा, तो उसमें अगर ब्याज दर में कटौती होती है और तो उससे और जो हमारा राजस्व और बढ़ेगा। इस तरह की हम उम्मीद है कि सरकार कुछ और पॉलिसी में चेंजेस करेगी, बदलाव लाएगी, जिससे और लोगों। इस बजट को आप ओवरऑल कैसे देखते हैं? ये लोकसभा चुनाव को देखते हुए लोक लुभावन बजट है, या फिर विकास की गति की अग्रसर एक बजट है? विकास की गति को देखते हुए अग्रसर है, और बाकी चुनाव को तो इसमें मद्देनजर रखा ही गया है। बिल्कुल। और जिस तरह से इसमें एक टारगेट लेके जाया जा रहा है, क्योंकि देखिए सरकार की बहुत सारी महत्वाकांक्षी योजनाएं, यहाँ पर हर घर नल जल योजना है, पीएम आवास योजना, ये बहुत सारी योजना, आयुष्मान भारत योजनाएं, इन सब के लिए पैसों की आवश्यकता होती है। हालांकि अभी ये अंतरिम बजट है, पूर्ण जब बजट आएगा मुझे लगता है उसमें और ज्यादा बेहतर हो सकता है, लेकिन अंतरिम बजट में इस बार सरकार के पास आपको लगता है कि बहुत कुछ और कर सकते थे जो सरकार नहीं कर पाई है, या फिर पूर्ण बजट में उसमें देखने को मिलेगा? ये अंतरिम बजट थी, कुछ इसमें कुछ बंदिशें थी, और उसी बंदिशें के तहत जो बजट आ सकता था वो सबसे बेहतर आया इस हिसाब से। जी, पूर्ण बजट के अंदर और देखने को मिलेगा। बाकी ये है कि अंतरिम बजट के हिसाब से कुछ अपेक्षाओं को पूरा किया गया है। बाकी जैसे आयुष्मान भारत और जैसे अपने विकास के लिए है, उस क्षेत्र में अगर देखा जाए तो अपने को इस तरीके से है, तो काफी अपेक्षाएं तो पूरी की गई हैं। अच्छा, यहां पर अक्सर हम देखते हैं कि सरकार क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, ये तो हम जिम्मेदारी देखते ही हैं, और सरकार की जिम्मेदारी भी होती है कि देश को आगे लेके जाना और जो लोगों की समस्या उनका समाधान करना। लेकिन अब यहां पर लोगों को भी, जनता को भी अपना किस तरह से मनोस्थिति बदलने की आवश्यकता है, ताकि हम विकास की ओर अग्रसर होकर जाए। क्योंकि बजट है, जब भी बजट आता है हम जनता से पूछते हैं कि सरकार ने जो बजट पेश किया वो किस तरह से किया, आपको कितना फायदा हुआ। लेकिन यहां पर लोगों को भी अपनी मनस्थिति किस तरह से बदलने की आवश्यकता है, ताकि जो बजट है या फिर जो हमारा देश है विकास की तौर आगे बढ़े, ताकि जब सरकार बजट बना रही होती है तो उन चीजों को वो ध्यान में रखे। इसमें मद्देनजर ये रखा जाए कि जो हमारे करदाता हैं वो अपना कर समय पे भरें। बाकी ये है कि जो अपने को जिस तरह से अपेक्षाएं हैं अपने को, जनता भी अपने दायित्व को निभाए, पूर्ण करे। उसके हिसाब से अगर रहेगा तो जितने भी हमारे जितने भी उद्योग कर्मी हैं और बाकी जितने भी हमारे जनता है, उनको थोड़ा सा जागरूक रहना होगा, और अगर वो जागरूकता से अपने दायित्व को निभाते हैं तो कोई इसमें परेशानी नहीं होनी चाहिए। निर्मला सीतारमण ये 6वीं बार उन्होंने बजट पेश किया। हालांकि इसके पहले जो 5 बजट पेश किया वो पूर्णकालिक बजट था और ये अंतरिम बजट था। आप कैसे देखते हैं, लगातार 6वीं बार वो बजट पेश कर रही हैं? जी, सरकार की जो अपनी उपलब्धियां हैं वो तो काफी हद तक हमने पूर्ण भी किया है, और अभी G20 सम्मेलन भी हुआ है पिछले वर्ष, तो इसको देखते हुए अब है कि ये अग्रणी है और हम आगे बढ़ रहे हैं हर क्षेत्र में। जैसे देखा जाए तो उपलब्धियों के हिसाब से अंतरिम बजट के हिसाब से काफी अच्छा है,
ठीक है सुमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए और आप जानकारी के लिए। जिस तरह से बजट रहा है तो यहाँ पर बहुत सारी उपलब्धियां भी गिराई गई सरकार की तरफ से, तो वहीं 2047 तक भारत को विकसित बनाएंगे एक दृढ़ संकल्प यहाँ पर देखने को मिला है। तो हर क्षेत्रों की बात की गई है। फसल बीमा की बात करें तो फसल बीमा का जिक्र किया गया है कि परिणाम सकारात्मक है। 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन मिल रहा है। महिलाओं की उच्च शिक्षा में 44% की वृद्धि हुई है। 70% से ज्यादा पीएम आवास में महिलाओं को घर मिले हैं। जीएसटी से एक राष्ट्र एक बाजार बना है। 10 वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था में अभूतपूर्व यहां पर बदलाव हुआ है, इसका जिक्र किया गया है। तो देश में 15 नए एम्स का निर्माण का भी जिक्र किया गया है। देश में 3000 नए आईआईटी बनाएंगे, यहां पर एक दृढ़ निश्चय भी देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल बजट में जो उम्मीद थी, हालांकि अंतरिम बजट है, इसमें कुछ बंदिशें जरूर रहती हैं और अब जो पूर्णकालिक बजट होगा ये लोकसभा चुनाव के बाद जब नई सरकार बनेगी वो पेश करेगी। लेकिन यहां पर सरकार ने अपना बजट पेश किया, अपनी उपलब्धियां गिनाई और यहां पर बताया कि किस तरह से हमने हमारी योजनाओं के जरिए, हमारे सरकार के जरिए लोगों को किस तरह से लाभ मिला, उसका भी जिक्र किया गया और सरकार क्या कुछ और करेगी इसको लेकर यहां पर अपने प्लान भी बताए गए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।